इंसान मौत के बाद ही गंगा नहाता है, बेटियों की शादी करके नहीं। माहौल में खुशी और गम दोनों की रंगत थी। आखिर बेटी की विदाई का पल ही कुछ ऐसा होता है। माँ चक्कर घिनी बनी हुई थी। ये लाओ, उसे रखो, इन सब के बीच घूमती माँ ने एक नज़र दुल्हन बनी अपनी छोटी बेटी रानी पर डाली तो बरबस आंसू बह पड़े। तभी बड़ी बेटी राधिका माँ के पास आकर दर्द से कराहती हुई बोली, माँ देखो ना, ये बिच्छू चुभ रहे हैं, चल भी नहीं पा रही। रानी की विदाई का सामान पैक करती माँ को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। जा जाकर कड़वा तेल लगा ले, क्या ज़रूरत थी नए बिछुए पहनने की। अभी मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अपना काम करते करते माँ ने कहा। राधिका भी लंगड़ाते हुए वहाँ से चुपचाप चली गई। जैसे जैसे बेटे की विदाई का पल करीब आने लगा, माँ के हाथ पांव फूलने लगे। दिल की धड़कन अचानक थमती और अगले ही पल तेजी से दौड़ने लगती। रिश्तेदार समझ आ रहे थे, बड़ी किस्मत वाली हो तुम, जो इतनी जल्दी दोनों बेटियों के हाथ पीले करके गंगा नहा ली। वरना आज के ज़माने में बेटियों को इतनी आसानी से अच्छे घर कहाँ मिल पाते हैं। हाँ, अच्छे घर, यही सुकून की बात है। दोनों बेटियां अच्छे घरों में हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यही सोचकर माँ ने राहत की सांस ली और पानी का गिलास उठाया। तभी राधिका फिर से आई। माँ, इस बार उसने धीरे से आवाज़ लगाई, तू यहाँ क्या करने आ जाती है बार बार। अपनी बहन के पास जाकर बैठना, उसे कोई ज़रूरी बात कहनी हुई तो किससे कहेगी। माँ ने समझाते हुए कहा। माँ, मेरी भी विदाई की तैयारी कर दो, अभी मुझे भी निकलना है। तू कहाँ जा रही है? माँ ने हैरानी से पूछा। माँ, ये जिद कर रहे हैं इनके साथ ही ससुराल चलने के लिए। अरे अरे, ऐसे कैसे जिद कर रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं दामाद जी? तो रुक, मैं बात करती हूँ उनसे। फलों की डलिया वहीं पटक मेहमानों की भीड़ चीरते हुए माँ बाहर निकल गई। नहीं, आप नहीं माँ, रुको। पीछे से राधिका चिल्लाती रह गई, लेकिन माँ सीधे अपने दामाद के पास पहुँच गई। दामाद जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आप लोग अभी से जा रहे हैं? जाना होगा माँ जी, घर से फ़ोन आ रहा है। दामाद जी बोले, अभी रानी की विदाई होने दो बेटा, आप लोग तो घर के हैं, आराम से विदा कर दूंगी। वैसे भी एक बेटी की विदाई में छाती फट रही है, दोनों बेटियां एक साथ चली गईं तो मैं इस घर में मर ही जाऊंगी। रूंधे गले से जैसे तैसे आवाज़ निकल पाई, हम। दामाद जी कुछ सोचते हुए बोले, राधिका चाहे तो यहाँ रुक जाए, मुझे तो अभी जाना है। मेरे पापा जी को ज़्यादा भीड़ बर्दाश्त नहीं होती, वो और ज़्यादा यहाँ रुके तो बीमार पड़ जाएंगे। एक चालाक व्यापारी की तरह दामाद जी ने अपनी बात माँ को समझा दी। दामाद जी की जिद और तर्क के आगे उन्होंने हार मान ली। मगर राधिका के रुकने भर से मन ने राहत की सांस लेकर दामाद को हजारों दुआएं दे डाली। तो भी न राधिका, फालतू में हल्ला करती है। कितना भला लड़का मिला है तुझे, मेरे कहे बिना ही तुझे रुकने को कह दिया उन्होंने। ऐसा दामाद भगवान सबको दे। राधिका का चेहरा देखे बिना माँ कहकर चली गई। खुशी और गम के बीच रानी गाड़ी में बैठकर विदा हो गई। बेटी की विदाई में दुश्मन भी पिघल जाए। माँ तो बेसुध सी हो गई। इधर राधिका भी अपना सामान लेकर तैयार खड़ी थी। माँ कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। दामाद जी भी अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ चुके थे। तू कहाँ चली बिटिया, और ये घूंघट क्यों डाला हुआ है? माँ ने पूछा तो राधिका माँ के गले लग गई। ससुर जी है ना साथ, इसीलिए घूंघट ले लिया। मुझे जाने दो माँ। राधिका की आवाज़ भर आ गई। वह झट से माँ से अलग हुई, बाकी मेहमानों से विदा ली और बाहर जाने लगी। माँ को घबराहट हो रही थी। शरीर तो थक ही चुका था, अब दिमाग भी सुन्न पड़ चुका था। आखिरी में रहा नहीं गया तो जाकर राधिका के गले लग गई। माँ से क्यों घूंघट कर रही है पागल, एक बार अपनी बेटी का चेहरा तो देख लेने दे। एक झटके से माँ ने घूंघट खींच दिया। राधिका ने छटपटाकर घूंघट पकड़ना चाहा, मगर पकड़ न सकी। एक पल को माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
नीली पड़ी आंख की कोर, होंठ के नीचे रिश्ता हुआ खून, गाल पर उंगलियों की नीली छाप, सारी कहानी बयां कर गए थे। मेहमानों की नज़र पड़े उससे पहले माँ ने खुद ही घूंघट वापस डाल दिया। दामाद हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा था। राधिका बाहर निकलने को हुई तो माँ ने लड़कों को उसका सामान वापस अंदर लाने को कहा और उसका हाथ पकड़कर वापस लौटने लगी। ऐसा मत करो माँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, आपको मेरी कसम। राधिका गिड़गिड़ाने लगी। तेरी कसम का मान रखने से कौन सा तू जिंदा रहने वाली है? माँ ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अब एक शब्द और मत कहना तू। इंसान मरने के बाद ही गंगा नहाता है, बेटियों की शादी करके नहीं। माँ ने आंगन में जोर से कहा और राधिका को उसके कमरे में ले गई। माँ बेटी ने एक दूसरे के सामने सारे दर्द उड़ेल दिए। जितनी बार माँ राधिका का नीला पड़ा चेहरा देखती, उसका खून खौल उठता। रात भर माँ उसके सिरहाने बैठकर सोचती रही, एक माँ होकर मैं क्यों अपनी बेटी की आंखों में छिपा दर्द नहीं देख पाई। अनपढ़ हूँ, मगर इतनी भी नहीं कि बेटी का मन न पढ़ सकूँ। हर बार मायके आने के नाम पर काम का बहाना करना, मायके आने पर भी चेहरे पर खुशी की जगह खौफ बना रहना, पति की बात आने पर बात घुमा देना, बेवजह चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाते रहना। क्यों कुछ नहीं समझ पाई। 2 साल से दामाद को बेटा मानते ही बेटी का दर्द आंखों से ओझल कैसे हो गया। आज उस लड़के की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे ही घर में आकर मेरी ही बेटी पर। माँ बिच्छू चुभ रहे हैं। बेटी नींद में ही दर्द से कुनमुनाई। माँ ने राधिका के पैरों को देखा, उंगलियां पानी में काम करते करते गल चुकी थी। अचानक माँ को ना जाने क्या सूझा। एक एक करके राधिका के सारे बिछुए उतार फेंके। ये क्या कर रही हो माँ, दर्द हो रहा है। अपने पैरों को खींचकर राधिका उठकर बैठ गई। उसके पैरों को गोद में रखकर मलहम लगाते हुए माँ बोली, इसी दर्द से तुझे आज़ादी दिला रही हूँ बेटा, अब ये बिछुए नहीं चुभने दूंगी तुझे। राधिका को माँ की बातें समझ नहीं आई, मगर घाव पर ममता का स्पर्श लगा तो दर्द में राहत जरूर मिली थी। वह वापस सो गई। राधिका की बेपरवाह नींद इस चुभन से आज़ाद होने की निशानी थी। माँ अब भी जाग रही थी, अंधेरा छटने के इंतज़ार में, बेटी की जिंदगी से भी और अपने आंगन से भी। अगली सुबह जब उन ज़मीन पर पड़े बिच्छुओं की चुभन का हिसाब लेना भी तो बाकी था। धन्यवाद।